हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक मुक्त मूलक। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है। मुक्त मूलक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसे पिछले वीडियो में कवर भी किया था, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा ही बताया था उसमें, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक था, हमारे पास मेन टॉपिक था पिछले पार्ट में समाक्ष विदलन, मतलब समांग विदलन और विसमांग विखंडन था। तो हमने उसमें ज़्यादा डीप नहीं बताया था, लेकिन अब हम इन्हें डीप बताएंगे। मुक्त मूलक क्या होता है ना, कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन क्या क्या होते हैं, आगे के वीडियोस में आपको मिलेंगे। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट 1 के और कुछ टॉपिक्स हैं, उन्हें मैंने कवर कर लिया है। आपने नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, आप वहां जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय बताए गवाए आज हम बताएंगे मुक्त मूलक फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल के डेफिनेशन बताएंगे, इसके कितने प्रकार हैं और इनका स्थायित्व का क्रम बताएंगे, और साथ ही साथ इसकी संरचनाएं और मुक्त मूलक कैसे निर्माण होता है, ये सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मुक्त मूलक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मुक्त मूलक क्या होता है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको मुक्त मूलक क्या होता है। मैंने ऑलरेडी ही समांग विखंडन में मुक्त मूलक के बारे में चर्चा किया था, लेकिन उसमें ज़्यादा डीपली नहीं बताया था। इस वीडियो में जल्दी से जल्दी डीपली बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जो सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध के समांग विखंडन से मुक्त मूलक बनते, अर्थात किसी परमाणु जो आपस में सहसंयोजक बंध बनाए हुए रहते हैं और ये उन दोनों बंधों का हम विखंडन कराते हैं। क्या कराते हैं हम उन दोनों का? विखंडन। तो चलिए रुको, एक बार फोकस होने दीजिए। ठीक है, दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं और उन हम बंध को तोड़ते हैं। किसके द्वारा? समांग विखंडन के द्वारा। यदि हम उस बंध को तोड़ते हैं तो हमें मुक्त मूलक मिलता है। ठीक है, यदि हम समांग विखंडन से नहीं तोड़ेंगे तो हमें मुक्त मूलक नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हो गया मुक्त मूलक कैसे प्राप्त होता है। हमें मुक्त मूलक सहसंयोजक बंध के समांग विखंडन से मुक्त मूलक प्राप्त होता है। ये आपको समझ आ गया। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ये है CH3 और एक X, कोई भी परमाणु हो सकता है। CH3X का समांग विखंडन करने पर ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है। इन दोनों का हमें समांग विखंडन कराया, जिससे CX बंध टूट जाता है। ये जो इन दोनों के बीच जो बंध बना है, कार्बन और X के बीच जो बंध बना है वो टूट जाता है। टूटकर दोनों, अर्थात कार्बन और X, कोई परमाणु है ना, परमाणु अपने साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर अलग हो जाते हैं। इस प्रकार ये अत्यंत क्रियाशील अवयव बन जाते हैं। ठीक है, ये मतलब दो परमाणु हैं आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े और हमने उनका क्या कर दिया? विखंडन करा दिया। क्या विखंडन? समांग विखंडन कराया, तो वे क्या हो गए? अलग हो गए, टूट गया, बंध टूट गया। और बंध टूटने से जिसका जितना इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी था वह उतना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन लेकर जो चले गए वह एक अत्यंत क्रियाशील अवयव बन गए, मतलब अत्यधिक शक्तिशाली बन गए, क्रियाशील बन गए, जिन्हें ही मुक्त मूलक कहते हैं। ठीक है, वो बंध टूटा जिससे वे साझे के इलेक्ट्रॉन लिए और वही चीज़ अत्यंत क्रियाशील हो जाता है, जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। तो ये तो हो गया मुक्त मूलक कहते किसे हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। समाखंडन से बंध जो है कर मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया मुक्त मूलक कैसे निर्माण होता है। अब देखिए, मुक्त मूलक को
विषम इलेक्ट्रॉन अणु भी कहा जाता है। ये याद करने वाला पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर से ज़रूर कीजिए। और ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, आप उसे भी अभी नोट डाउन कर सकते हैं आपके कॉपी में, ठीक है। ये पहले कर लीजिए, स्क्रिप्ट करके रख सकते। आगे बताते हैं, जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि ये CH3 है, मेथिल है ना, CH3 और X है, आपस में कौन से बंध से जुड़े हैं, सहसंयोजक। और ये डॉट डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इनका हमने समांग विखंडन कराया, समांग विखंडन कराया तो ये CH3 अलग हो गया, X अलग हो गया, देख लीजिए CH3 अलग, X अलग। और इनके जो बीच में क्या है, डॉट आया, वही जो इलेक्ट्रॉन थे। और यही जो डॉट आया, इसे ही हम मुक्त मूलक कहते हैं। देखिए इसमें CH3 के ऊपर डॉट आया तो इसे हमने क्या कहा, मेथिल मुक्त मूलक। हम CH3 को मेथिल कहते हैं, और हम यदि उस पर ऊपर डॉट लग गया तो हम मेथिल मुक्त मूलक उसे कहें, ठीक है। अब जहाँ तक मेरा विचार है, हमारा होगा मुक्त मूलक कैसे बनता है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, यदि दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो उनका यदि हम समांग विखंडन कराते, अर्थात जो बंध है उन्हें हम तोड़ते हैं समांग विखंडन के द्वारा, तो वे दो टूट मूलक का निर्माण है, यही है मुक्त मूलक, ठीक है। अब आते हैं मुक्त मूलक को किन बनता है। एक तो ये तरीका है, और एक दो तरीके हैं, उसे भी हम आपको बता देते हैं। एक तो है समांग विखंडन द्वारा हम मुक्त मूलक बना सकते हैं, और हम देखते हैं किन किन प्रकार से मुक्त मूलक बनाया जा सकता है। एक तो है पहला क्लोरीन। जो क्लोरीन अणु है, यदि हम उसे साधारण ताप पे गर्म करते हैं तो क्लोरीन मुक्त मूलक में टूट जाता है। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, ये क्लोरीन अणु है, यदि हम इसे प्रकाश की उपस्थिति में इसे गर्म किया तो ये देखिए क्लोरीन दो अणु थे क्लोरीन के, दो क्लोरीन अणु एक मुक्त मूलक के रूप में निकले, ठीक है। तो ये है प्रकाश, साधारण ताप में क्लोरीन जो है मुक्त मूलक में टूट जाता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है, डाईमेथिल कीटोन भी साधारण ताप है ना, साधारण प्रकाश या साधारण ताप में CH3 और CH3CO मुक्त मूलक के रूप में टूट जाता है। ये जो डाईमेथिल कीटोन है, एक CH3 में टूट जाता है और एक मेथिल कीटोन है ना, ये मेथिल कीटोन हो गया CH3CO, इसके रूप में भी टूट जाता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर CH3 में टूटा और यहाँ पर CH3CO, यहाँ पर आपको डॉट लगाएंगे तब उसको मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। समझ गए। पहला तो है क्लोरीन अणु साधारण ताप में क्लोरीन मूलकों में टूट जाता है, ये हो गया। दूसरा क्या है, डाईमेथिल कीटोन भी साधारण प्रकाश में CH3 और CH3CO मुक्त मूलक के रूप में टूट जाता है, ये हो गया दो। तीसरा है टेट्रामेथिल, मतलब चौमेथिल उसे टेट्रा है ना, टेट्रामेथिलेट, लेड इसको, ये इसका हो गया नामकरण। टेट्रामेथिलेट उच्च ताप पर अपघटित होकर मुक्त मूलक बना लेते हैं, है ना। ये टेट्रामेथिलेट है, यदि हमने उसे उच्च ताप पर गर्म किया तो वे अपघटन हो गए, टूट गए, जिससे हमें पास लेड का मुक्त मूलक बना और 4 मेथिल का मुक्त मूलक बना, ठीक है। इस प्रकार से भी आप मुक्त मूलकों को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मुक्त मूलक को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं मुक्त मूलक की संरचना किस प्रकार होती है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, और इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है वह भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम बताते हैं मुक्त मूलक की संरचना कैसे होती है। तो यहाँ पर जिस प्रकार लिखा गया है, मुक्त मूलक एक समतली स्पीसीज होता है। अब ये स्पीसीज क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ समझ लीजिए, ठीक है। मुक्त मूलक एक समतली स्पीसीज होता है जिसके विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं, ठीक है। ज़्यादा समझना नहीं है, समझ लीजिए सीधा sp2 संकरण इसमें पाया जाता है, ठीक है। और
3 sp2 जो कक्षक होते हैं, मतलब जिसमें संकरण तो आ गया sp2 और उसके कितने कक्षक 3 sp2 संकरित कक्षक होते हैं जो कि समतल त्रिकोण जिसे इंग्लिश में ट्राइगोनल प्लेनर के कोणों की ओर व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, 3 sp2 संकरित कक्षक होते हैं जो कि आपस में समतल त्रिकोण का वो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी आकृति होती है, चित्र होता है। ठीक है, उनमें से किन्हीं दो बंधों के मध्य 120 अंश का कोण होता है तथा और दो बंधों के मध्य कितने अंश का कोण होता है, 120 अंश का कोण होता है। आप जानते ही हैं sp2 संकरण में 120 अंश का ही कोण पाया जाता है। और जो p कक्षक होता है ना, p कक्षक की एक पाली तल के ऊपर होती है ना। अब ये पाली क्या है, आपको चित्र देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पी कक्षक की एक पाली तल के ऊपर होती है तथा जो दूसरी पाली होती है, जो दूसरी लोब होती है, इंग्लिश में पाली को लोब कहा जाता है, वह तल के नीचे होता है। एक तो ऊपर हो गया तल के, एक तल के नीचे होता है। तो आप यहाँ पे चित्र से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। देख लीजिए, एक पाली ऊपर है, इसे ही हम पाली कहते हैं, लोब। ठीक है, ये दोनों है ऊपर के तल के ऊपर तल के नीचे दो पालियां पाई जाती है। और ये किसके मुक्त मूलक की संरचना है, यह है एल्किल मुक्त मूलक की संरचना है। और ये संरचना जो है एल्किल मुक्त मूलक की संरचना है, लगभग इस प्रकार से होती है। ये संरचना बिल्कुल आप sp2 संकरण की तरह ही देख सकते हैं। sp2 संकरण में भी कुछ इसी प्रकार से होता था। यहाँ पर दो इस प्रकार से बॉन्ड कार्बन रहते थे, ये और ये, मैंने इस नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश किया। और यहाँ पर 120 अंश का कोण होता था, है ना। आपको ये लिखना है, ठीक है, ये चित्र आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको लिखाया और जो मैंने आपको बताया, इसे आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डील इसी प्रकार से करना होता है। या आप अपने मन से भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप इसे समझ जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया सर के बारे में। अब हम बताते हैं ये मुक्त मूलक का स्थायित्व क्या है ना। इस मुक्त मूलक का हम किस प्रकार से स्थायित्व समझ सकते हैं, ठीक है, इनका स्थायित्व कितना है वो सब के बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो मुक्त मूलक का जो स्थायित्व होता है वह हम हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन के आधार पर समझ सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार अति संयुग्मन में हम जो किसी भी अणु का किस प्रकार से समझते थे स्थायित्व, जिसमें जितना अधिक, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनिए, जिस तत्व में जितना अधिक एल्किल समूह पाया जाएगा वह उतना ही स्थायित्व होता है। ये हमने अति संयुग्मन में भी पढ़ा था। सेम टू सेम यहाँ मुक्त मूलक में भी यही काम आने वाला है। चलिए 1 मिनट पहले फोकस देख लेते हैं। यहाँ ये लीजिए, ठीक है, जो जिस प्रकार मैं कह रहा था, जिस प्रकार अति संयुग्मन में जिसमें जितने कार्बन परमाणु होते हैं, अर्थात मेथिल समूह आर एल्किल समूह जिसमें अधिक पाया जाता है वह अधिक स्थायित्व होता है। उसी प्रकार हम मुक्त मूलकों का भी स्थायित्व अति संयुग्मन के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे कि स्थायित्व का क्रम इनका इस प्रकार से होता है। सबसे पहले तृतीयक मुक्त मूलक, देखिए इसमें हमारे पास 3 एल्किल मूलक हैं, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। उसके बाद द्वितीयक मुक्त मूलक होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक मुक्त मूलक होते हैं और लास्ट में मेथिल मुक्त मूलक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मुक्त मूलकों का तो जानते हैं। किस हिसाब से आप मुक्त मूलक का स्थायित्व अति संयुग्मन क्या समझते हैं। आपने अति संयुग्मन क्या होता है नहीं जाना है अभी तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं अति संयुग्मन के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गया मुक्त मूलक का क्या हुआ, स्थायित्व क्या हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा एल्किल समूह पाए जाएंगे वह सबसे ज़्यादा स्थायित्व कहलाएगा। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, इसमें 3 एल्किल समूह हैं, इसमें 2 एल्किल समूह हैं,
इसमें एक एल्किल समूह है, इसलिए सबसे ज़्यादा तृतीयक मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी है, उसके बाद द्वितीयक क्योंकि 2 है द्वितीयक मुक्त मूलक, उसके बाद प्राथमिक मुक्त मूलक और लास्ट में मेथिल जो मुक्त मूलक है सबसे कम स्थायी होता है। ठीक है, यदि हम इन मुक्त मूलक का स्थायित्व अनुनाद के हिसाब से देखेंगे तो उसमें होगा, यदि हम इसमें अनुनाद के हिसाब से देखें तो भी कुछ कुछ सेम ही होगा। कैसे? इसमें बस हमें एरिल समूह जुड़ जाएंगे अर्थात एरोमेटिक समूह और जुड़ जाएंगे, जैसे कि हो गया आपका ट्राई, रुकिए चलिए उसे भी आपको समझा देते हैं अनुनाद के हिसाब से कैसे होगा। ठीक है, जब मुक्त मूलक में अनुनाद की संभावना पाई जाती है तो इनका जो स्थायित्व है वह कुछ इस प्रकार से होता है, ट्राइफेनिल मेथिल आ जाएगा, फिर डाइफेनिल मेथिल, बेंजिल एलाइल के बाद बाकी ये सब, अर्थात जो मेथिल जो एरोमेटिक है वह समूह जुड़ जाएंगे, उसके बाद वही तृतीयक एल्किल, द्वितीयक एल्किल, प्राथमिक एल्किल, उसके बाद मेथिल। ठीक है, ये केवल ये 4 जुड़ जाएंगे यदि अनुनाद की उसमें संभावना पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अनुनाद ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एरोमेटिक में ही पाया जाता है, जैसे कि आप बेंजीन का उदाहरण ले सकते हैं, है ना। इसलिए अनुनाद पाया जाएगा तो आपको इन चारों को लिखना पड़ेगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने बताया आपको मुक्त मूलक क्या है, इनके किस प्रकार से बने जाते हैं ये, और इनकी संरचना और इनके स्थायित्व के बारे में हमने बताया। इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन क्या होते हैं, इनके स्थायित्व, इनकी संरचनाएं और इन्हें किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।